NCERT वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 9 मौसम का आनंद। आइए शुरू करते हैं। पार्ट 9 मौसम का आनंद। इस पार्ट में 5 मौसमों का जिक्र है: बसंत, गर्मी, बरसात, पतझड़, सर्दी। आइए पढ़ते हैं पाठ मौसम का आनंद। बसंत भरे बगीचे फूलों से, कोयल पपीहा गाना गाएं, पेड़ों पर नए पत्ते आए, डाली झूलें धूम मचाएं। गर्मी सूरज चमक रहा है खूब, धरती पर फैली है धूप, बहे पसीना जलते पांव, लगे भली पेड़ों की छाँव। बरसात बिजली कड़के कड़कड़ कड़, बादल गरजे गड़गड़ गड़, पानी बरसा झमझम झम, बच्चे दौड़े धम धम धम। पतझड़ पेड़ों से हैं गिरते पत्ते, चारों ओर बिखरते पत्ते, बहे हवा होकर मतवाली, सुनी होगी अब हर डाली। सर्दी ठंडी ठंडी हवा चले, सूरज कभी कभी निकले, मोटे मोटे कपड़े हम पहने घूम रहे हरदम। आइए कविता को दोहराते हैं। बसंत भरे बगीचे फूलों से, कोयल पपीहा गाना गाए, पेड़ों पर नए पत्ते आए, डाली झूले धूम मचाए। गर्मी सूरज चमक रहा है खूब, धरती पर फैली है धूप, बहे पसीना जलते पांव, लगे भली पेड़ों की छाँव। बरसात बिजली कड़के कड़कड़ कड़, बादल गरजे गड़गड़ गड़, पानी बरसा झमझम झम, बच्चे दौड़े धम धम धम। पतझड़ पेड़ों से हैं गिरते पत्ते, चारों ओर बिखरते पत्ते, बहे हवा होकर मतवाली, सुनी होगी अब हर डाली। सर्दी ठंडी ठंडी हवा चले, सूरज कभी कभी निकले, मोटे मोटे कपड़े हम पहने घूम रहे हरदम। आओ सोचें। क आपकी छुट्टियां किस मौसम में होती हैं? ख तो आपकी छुट्टियां कब होती हैं? आप लिखें। गर्मी की छुट्टी होती है, ठंडी में भी होती है, आप लिखें। ख किस मौसम में आपका जन्मदिन आता है? आप सभी विद्यार्थी अपने अपने जन्मदिन किस मौसम में आते हैं पता करेंगे और उसे लिखेंगे। ग आपका मनपसंद मौसम कौन सा है और क्यों? कौन सा मौसम आपको अच्छा लगता है और क्यों? लिखें। घ आपके पसंदीदा मौसम की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? आपके सब पसंदीदा मौसम की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? उसे लिखें। कविता का लयबद्ध एवं ऊंची आवाज़ में गायन करवाएं, यह शिक्षक के लिए निर्देश है। बच्चों द्वारा अलग अलग मौसमों में किए जाने वाले विशेष क्रियाकलाप कौन कौन से हैं? बच्चों से उनके आसपास उपलब्ध खाने की वस्तुएं, कपड़ों जैसे कश्मीर के फेरन इत्यादि के विषय में चर्चा कीजिए। मौसम के चित्रों को उनका नाम और त्यौहार के साथ मिलाइए। यहाँ पे मौसम के चित्र हैं, जैसे यह बसंत है, यह पतझड़ है, सर्दी है, बरसात है, गर्मी है। इन्हें इनके चित्रों से मिलाना है। तो बसंत को बसंत से मिलाएंगे, पतझड़ को पतझड़ से मिलाएंगे, गर्मी को गर्मी से मिलाएंगे, और ठंडी को ठंडी से यानी सर्दी को सर्दी से, और बरसात को बरसात से। पतझड़ में आने वाले त्यौहार: दशहरा, शरद पूर्णिमा, दीपावली। पतझड़ में आने वाले त्यौहार: दशहरा, शरद पूर्णिमा, दीपावली। गर्मी में आने वाले त्यौहार: गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, रामनवमी, महावीर जयंती। गर्मी में आने वाले त्यौहार: गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, रामनवमी, महावीर जयंती। बसंत में आने वाले त्यौहार: गुड़ी पड़वा, बैसाखी, होली। बसंत में आने वाले त्यौहार: गुड़ी पड़वा, बैसाखी, होली। सर्दी में आने वाले त्यौहार: शिवरात्रि, लोहड़ी, बिहू, क्रिसमस, गणतंत्र दिवस, गुरु नानक जयंती। सर्दी में आने वाले त्यौहार: शिवरात्रि, लोहड़ी, बिहू,
क्रिसमस, गणतंत्र दिवस, गुरु नानक जयंती। और बरसात में आने वाले त्यौहार जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस। बरसात में आने वाले त्यौहार जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस। शिक्षक के लिए निर्देश। बसंत, शिशिर जैसे ऋतुओं के नामों की हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में चर्चा करें। उन्हें अन्य त्योहारों जैसे ईद आदि के बारे में बताएं जो कि मौसमी त्यौहार नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ईद हर साल अलग अलग दिनों पे पड़ता है, वो मौसमी त्यौहार नहीं है। कैलेंडर का खेल, यहाँ पे 12 महीने का जिक्र किया गया है। यह 2023 के कैलेंडर के आधार पर बना है। इसमें महीने हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसमें 7 दिन का जिक्र किया गया है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। और जनवरी के माह में 31 दिन, फरवरी में 28, 31 मार्च में, फिर 30 दिन अप्रैल में, मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, जुलाई में 31 दिन, अगस्त में 31 दिन, सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर में 31 दिन, नवंबर में 30 दिन और दिसंबर में 31 दिन। कैलेंडर देखकर तालिका पूरा कीजिए। महीनों के नाम जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, सितंबर। तो दिनों की संख्या है 31। ये सभी जो महीने थे जनवरी, मार्च, मई, आप मिला सकते हैं कैलेंडर से। ये सभी महीने 31 दिनों के हैं। फरवरी महीना 2023 का 28 दिनों का है। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर 30 दिनों के हैं, आप मिला सकते हैं। आओ बातचीत करें। हम कैलेंडर का उपयोग क्यों करते हैं? तो हम कैलेंडर का उपयोग कुछ बीती हुई चीज़ें और कुछ भविष्य में होने वाली चीज़ों को वर्तमान से तुलना करने के लिए करते हैं। क्या सभी वर्षों में फरवरी माह के दिनों की संख्या समान होती है? तो ऐसा नहीं है। 2023 में 28 दिन था, 2024 में 29 दिन। अब यह घटते बढ़ते रहते हैं। कैसे? तो जो संख्या 4 के पहाड़े में आती है, जैसे 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, 2028, 2030, 32, 2036, 2040, ये सभी वर्षों के उनसे पीछे वाले वर्ष और आने वाले वर्षों के फरवरी के महीने में 29 दिन होंगे। याद रखेंगे, जो 4 के पहाड़े में आते हैं उनके फरवरी जो वर्ष 4 के पहाड़े में आते हैं उनमें एक दिन ज़्यादा होता है, वह 366 दिन का होता है। और उनके फरवरी महीने में 29 दिन होंगे। बाकी जैसे 2021, 2022, 2023 ये होंगे 28 दिनों के। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो 7 दिन। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। पिछले पृष्ठ पर दिए गए कैलेंडर में अप्रैल माह में कुल कितने रविवार हैं? तो अप्रैल माह में रविवार की संख्या है 5। कौन कौन से महीने में 5 रविवार हैं? तो जनवरी में 5 रविवार है, अप्रैल में 5 रविवार, जुलाई में 5 रविवार, अक्टूबर में 5 रविवार और दिसंबर में 5 रविवार। तो आपको लिखना है जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर। डैश और डैश महीने में गर्मियों की छुट्टियां होती है, तो मई और जून के महीने में गर्मियों की छुट्टियां होती है। डैश के महीने में सर्दियों की छुट्टियां होती है, तो दिसंबर में सर्दियों की छुट्टियां होती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि मार्च और अप्रैल के महीने में कुल दिन मिला के कितने होंगे? तो मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, अगर 31 और 30 को जोड़ेंगे तो आएगा 61 दिन।
आप मिला सकते हैं। मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन और जोड़ने पे आएंगे 61 दिन। परियोजना कार्य: अपने जन्मदिन वाले महीने का कैलेंडर बनाइए और उसमें जन्मदिन की तारीख पर चिन्ह लगाइए। यहाँ पे जन्मदिन का महीने का कैलेंडर बनाना है आपको। 1-2 से लेकर 30-31 तक भरेंगे और उसमें अपने जन्मदिन के दिन को चिन्हित करेंगे। दैनिक जीवन में कैलेंडर का उपयोग पर चर्चा करें। यह शिक्षकों के लिए निर्देश है। कितना समय लगेगा? नीचे दी गई गतिविधियाँ कितने समय में होती हैं? घंटे, दिन या महीने में जिक्र करना है। भोजन पकाना घंटों का काम है। गर्मियों की छुट्टियाँ कुछ महीने में कुछ महीने 1-2 महीने की होती हैं। स्वेटर बुनना कुछ दिनों का काम है। बीज से पौधा निकलना कुछ दिनों का काम है। मौसम बदलना महीनों का काम है। खेलना घंटों का काम है। योग करना घंटों का काम है। तो आप भी चीज़ों को देखें और मिलाएं। पानी की टंकी भरना घंटों का काम है। बच्चों को अलग अलग तरह की कार्यों को पूरा होने में लगने वाले समय पर चर्चा कीजिए। यह शिक्षक के लिए निर्देश है। यहाँ पे एक चित्रकथा है, विजयवाड़ा की यात्रा। यहाँ पे एक परिवार विजयवाड़ा जा रहा है। जल्दी चलो, रेलगाड़ी छूटने वाली है। दिनांक है 29 नवंबर, सुबह के 8:25 हुए हैं। एएम का अर्थ होता है सुबह, दोपहर से पहले। दोपहर से पहले के समय को एएम बोलते हैं। रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक एएम होता है। और एएम का फुल फॉर्म है एंट मेरिडियन। यह एक लैटिन शब्द है। इसे हिंदी में पूर्वाह्न भी बोलते हैं। और पीएम का अर्थ है 12 बजे दोपहर के बाद। इसे अपराह्न भी बोलते हैं। जिसका फुल फॉर्म है पोस्ट मेरिडियन। यह भी एक लैटिन शब्द है। तो आपको याद रखना है, यह सुबह की जब भी बात हो या 12 बजे से पहले की बात हो तो एएम होगी। सुबह 8:25 पे वो रेलगाड़ी पकड़ने विजयवाड़ा जाने के लिए रेलगाड़ी पकड़ने गए हैं विशाखापट्टनम से। यह लड़की बोलती है, अरे वाह, हम रेलगाड़ी में जाएंगे। दिनांक 24 नवंबर, दिन के 1:15। दादाजी, यह लड़की बोलती है, दादाजी अभी 1:15 PM हुए हैं। हमें नानी के घर पहुंचने में कितना समय लगेगा? समय और लगेगा। दादाजी बोलते हैं, अब अगले 1 घंटे में हम विजयवाड़ा पहुंच जाएंगे। यानी उन्होंने यात्रा शुरू की 8:25 पे और पहुंचेंगे 2:15 में। 1:15 से 1 घंटे आगे, करीब करीब 6 घंटे। दिनांक 25 नवंबर, समय 10 बज रहे थे रात के। मामा जी अच्छे लग रहे हैं। मामा जी ये रहे। माँ बोलती है, हाँ बेटा, आज उनकी शादी जो है। तो मामा जी की शादी है। शादी में सभी लोग गए हैं। दादाजी आशीर्वाद देते हुए, जीते रहो बेटा। दिनांक 26 नवंबर, सुबह के 8 बजे। माँ, हमारी रेलगाड़ी एक दिन बाद है, क्या आज हम घूमने जा सकते हैं? माँ बोलती हैं, हाँ, आज सुबह 11 बजे मंगलगिरी की पहाड़ियों पर घूमने जाएंगे। मंगलगिरी की पहाड़ी पर घूमते हुए, देखिए दादी, ये पेड़ पौधे कितने सुंदर है। यहाँ कई सुंदर फूल भी हैं। यह लड़की बोलती है दादी से। दादा बोलते हैं, बच्चों, शाम के 5 बज गए, अब हमें चलना चाहिए वरना देर हो जाएगी। तो 26 तारीख के को वो निकले हैं 11 बजे और शाम के 5 बजे तक वो घूम रहे हैं मंगलगिरी की पहाड़ियाँ करीब करीब 6 घंटे। दिनांक 27 नवंबर, सुबह के 9 बजे। हम 8 घंटे बाद वापस आएंगे।
दादाजी कुली से बोलते हुए। ठीक है सर, आप किले का दौर करें, मैं आप सभी को लेने 8 बजे आऊँगा। आपकी यात्रा शानदार हो। परिवार ने सुबह 9 बजे बस से कोंडमपल्ली किला जाने का फैसला किया। तो परिवार ने सुबह 9 बजे कोंडमपल्ली जाने का फैसला किया। 9 बजे वो निकलेंगे। 9 बजे सुबह और 8 घंटे बाद, यानी 9 से 3 हुए 6 घंटे, और 5 बजे शाम तक वो फिर घूमेंगे। तो कुल हो जाएंगे 8 घंटे कोंडमपल्ली किला। दिनांक 28 नवंबर, सुबह रात के 7 बजे 7 PM। ओह पिताजी, हमारी यात्रा समाप्त हो गई है और अब हमें अपने घर जाना है। ओह पिताजी, हमारी यात्रा समाप्त हो गई और अब हमें घर वापस जाना है, लेकिन मैं देश की सबसे तेज़ ट्रेन वंदे भारत से में वापस यात्रा करने के लिए उत्साहित हूँ। तो यह लड़का बोलता है, मैं देश की सबसे तेज़ ट्रेन वंदे भारत में सफ़र करने के लिए उत्साहित हूँ। 28 नवंबर की ही बात है, रात के 11 बजे 11:30। माँ, मैं अपने मित्र को इस रोमांचक यात्रा के बारे में बताने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता। माँ कहती हैं, हाँ, हम जल्द ही फिर से ऐसी यात्रा करेंगे। तो वे विशाखापट्टनम से निकले थे, गए थे विजयवाड़ा, और विजयवाड़ा से फिर वापस विशाखापट्टनम आए। लगा समय, लौटते समय ट्रेन में लगने वाला समय 7 बजे शाम को ट्रेन पकड़ी और रात के 11:30 तक पहुँचे। लगभग 4 घंटे से ज़्यादा, 7 और 11, 4 घंटे के करीब में वापस आए वंदे भारत से, क्योंकि वह ट्रेन तेज़ चलती थी। आओ बातचीत करें। क हर्ष के परिवार ने यात्रा की योजना क्यों बनाई? हर्ष के परिवार ने यात्रा की योजना क्यों बनाई? यात्रा करने के लिए वे किस जगह पर गए? आपको उनकी यात्रा में क्या अच्छा लगा? तो यात्रा करने के लिए वे पहले नानी के यहाँ घूमने गए और वहाँ से ढेर सारी जगह जैसे मंगलगिरी की पहाड़ियाँ, कोंडमपल्ली किला घूमे। ख उन्होंने किस दिन अपनी यात्रा प्रारंभ की और वे कब वापस आए? तो वह 24 नवंबर से 28 नवंबर तक यात्रा प्रारंभ की और 4 दिनों तक घूमे। ठीक है, वो 24 को यात्रा प्रारंभ की और 28 नवंबर को यात्रा ख़त्म। ग उनकी यात्रा कितने समय की थी? तो कुल मिला के 4 दिन की। घ उनकी दिन की यात्रा में कितने समय की थी? मंगलगिरी की पहाड़ियाँ, तो मंगलगिरी की पहाड़ियाँ वो निकले थे 11 बजे और आए थे शाम के 6 बजे या 5 बजे। आप कहानी में पढ़ सकते हैं। लगभग 6 घंटे। ब कोंडापल्ली किला वे 8 घंटे और किस समय वापस आए? तो 9 बजे निकले थे और 5 बजे शाम को वापस आए होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 बजे। कितने समय वापस आए? तो 5 बजे। अंग जब वे गए तो कितने समय ट्रेन में रहे? विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा, तो विशाखापट्टनम वो 8:25 से 2:15 तक, करीब 6 घंटे। विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम तो 7 बजे से 11 बजे तक, 11:30 तक, लगभग 4.5 घंटे। तो ये AM और PM। ठीक है। दोनों में किस में अधिक समय लगा? तो जाने में ज़्यादा समय लगा था, वंदे भारत से लौटते समय कम समय लगा है। क्या आपने कोई यात्रा की है? आपको उस यात्रा में सबसे अधिक क्या पसंद आया? तो आपने कभी यात्रा की है उसे लिखें। आपको उस यात्रा में क्या पसंद आया उसे भी लिखें। रोचक तथ्य। क्या आप जानते हैं भारत की सर्वाधिक गति से चलने वाली रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस है? यह रेलगाड़ी प्रथम स्वदेशी रेलगाड़ी है जो पूर्णतः भारत में निर्मित है। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की पहली रेलगाड़ी है जिसमें एकीकृत इंजन है, एक अलग इंजन कोच नहीं है।
टीचर के लिए निर्देश, शिक्षक के लिए निर्देश। दिन और घंटों के संदर्भ में अवधि से परिचित कराने के लिए बच्चों को उनकी यात्रा के अनुभव पर चर्चा कीजिए। आइए देखें कि गार्गी एक दिन में क्या क्या काम करती है और किस किस कि समय करती है। आप प्रत्येक चित्र के नीचे काम का समय लिखिए। सोने का समय 9 बजे, उठने का जागने का समय 6 बजे, पानी भरने का समय 7 बजे। चित्र में देख सकते हैं 9 बजे हैं, 6 बजे हैं, 7 बजे हैं। इसमें 4 बजे हैं मित्र के साथ खेलने का समय, मित्रों के साथ खेलने का समय 4 बजे। विद्यालय जाने का समय सुबह 8 बजे। गार्गी की दिनचर्या है ये। दोपहर में भोजन का समय 2 बजे और घर आने का समय 1 बजे। पढ़ने का समय दिन के में 10 बजे। चर्चा करें छोटी सुई, घंटे की सुई और बड़ी सुई, मिनट की सुई की स्थिति को देखें और पता लगाएं कि गार्गी एक दिन में इन गतिविधियों को कब करती है। गार्गी कितने बजे उठती है? तो गार्गी 6 बजे उठती है। वह विद्यालय कब जाती है? तो 8 बजे विद्यालय जाती है। वह दोपहर का भोजन किस समय करती है? तो 2 बजे दोपहर का भोजन करती है। आप चित्र में देख सकते हैं 6 बजे उठती है, 2 बजे भोजन करती है और सुबह 8 बजे विद्यालय जाती है। आओ करें, घड़ी देखकर समय बताइए। यहाँ पे घड़ी देख के आपको समय बताना है। यहाँ पे 6 बजे हैं, यहाँ पे 3 बजे हैं, यहाँ पे 9 बजे हैं, यहाँ पे 12 बजे। छोटी सुई घंटे की सुई है, बड़ी सुई मिनट की सुई है। घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई बताइए। 3 बजे घंटे की सुई यहाँ पे, मिनट की सुई यहाँ पे। 11 बजे घंटे की सुई यहाँ, मिनट की सुई यहाँ। 4 बजे घंटे की सुई यहाँ, मिनट की सुई यहाँ। 9 बजे घंटे की सुई यहाँ, मिनट की सुई यहाँ। 12 बजे घंटे और मिनट की सुई 12 पे ही रहेगी। 6 बजे घंटे की सुई नीचे और मिनट की सुई 12 पे। आप नीचे दिए गए काम कब करते हैं? घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयाँ बनाकर बताइए। पढ़ाई करना आप कब पढ़ते हैं? उदाहरण के लिए आप शाम के 7 बजे पढ़ते होंगे। आप कब खेलते हैं? तो उदाहरण के लिए आप 5 बजे खेलते होंगे। दोपहर का भोजन हो सके तो आप 1 बजे करते होंगे। उदाहरण के लिए आप अपना दिनचर्या के अनुसार ऐसे इसमें भरेंगे। आपकी आयु भरनी है। आपकी आयु हो सकती है 6 वर्ष, आपकी माँ की आयु 35 वर्ष हो सकता है, आपकी छोटी बहन की आयु 4 वर्ष, आपकी नानी की आयु 60 वर्ष। दिशाओं को जानना। कक्षा के एक बच्चे को स्वेच्छा से सामने आने के लिए कहें। उसकी आंखों पर पट्टी बांध दें। दिशा तय करें। उदाहरण के लिए अंतिम बेंच से ब्लैक बोर्ड तक जाएं। दिशाओं के लिए दाएं, बाएं या सीधे शब्दों का प्रयोग करें। यह खेल 5 से 7 चरणों में चलेगा, जिसमें अलग अलग बच्चे स्वेच्छा से भाग लेंगे। बच्चों से कोई सुरक्षित शब्द चुनने को कहें, जैसे खतरा, जब वह वस्तु से टकराने वाला हो। कठिनाई का स्तर बढ़ाने के लिए आप कक्षा में कुछ बदलाव कर सकते हैं या रास्ते में रुकावट पैदा कर सकते हैं। यह शिक्षक को कराना है। यहाँ पे सारा को इसके स्कूल से मिलाते हुए दिखाया गया है। सारा के विद्यालय जाने का रास्ता। सारा हरी रेखा वाले मार्ग से विद्यालय पहुँचती है। अब आस्था और निया को उसके घर से विद्यालय तक ले जाने के लिए रेखा खींचिए। तो आस्था और निया को घर से स्कूल ले जाने के लिए रास्ता खींचें। मार्ग ढूंढने के लिए मोबाइल ऐप्स का उपयोग पर चर्चा कीजिए। यह शिक्षक के लिए निर्देश है। यहाँ पे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कुछ दिशाओं के बारे में बताया गया है। सुबह जहाँ से उगता सूरज, दिशा यही कहलाती पूरब। सुबह जहाँ से उगता सूरज, दिशा यही कहलाती पूरब। पश्चिम ठीक पीठ की ओर जाकर जहाँ छिपता है सूरज।
जाकर जहाँ है छिपता सूरज। पश्चिम ठीक पीठ की ओर जहाँ है छिपता सूरज। आप देख सकते हैं पूरब को ईस्ट बोला जाता है, तो ई से दिखाया गया है। वेस्ट मतलब पश्चिम, जिसको डब्लू से दिखाया गया है। तो सूरज ईस्ट की तरफ है यानी पूर्व की तरफ है, पीठ है पश्चिम की तरफ, और दाहिने हाथ बाएं हाथ की तरफ है उत्तर, और दाहिने हाथ की तरफ है दक्षिण, जिसको नॉर्थ और साउथ भी बोलते हैं, जिसको एन और एस से दिखाया गया है। तो आप चित्र को ध्यान से देखें। ईस्ट यानी पूर्व, वेस्ट यानी पश्चिम, डब्लू से दिखाया गया है, नॉर्थ यानी उत्तर, और साउथ यानी दक्षिण। दोनों हाथ जरा फैलाओ, उत्तर दक्षिण दिशा बताओ। बायां हाथ बताए उत्तर, इधर सभी वन पर्वत सुंदर। दायां हाथ जिधर फैलाया दक्षिण दिशा उसे बतलाया। घूमो एक गोल सा चक्कर, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर। तो कविता को एक बार फिर से पढ़ते हैं। सुबह जहाँ से उगता सूरज, दिशा यही कहलाती पूरब। पश्चिम ठीक पीठ की ओर जाकर जहाँ है छिपता सूरज। दोनों हाथ जरा फैलाओ, उत्तर दक्षिण दिशा बताओ। बायां हाथ बताए उत्तर, इधर सभी वन पर्वत सुंदर। दायां हाथ जिधर फैलाया दक्षिण दिशा उसे बतलाया। घूमो एक गोल सा चक्कर, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर। शिक्षक के लिए निर्देश। शिक्षक द्वारा दिशाओं पर बल दिया जाना चाहिए और बच्चों को दिशाएं पहचानने में सहायता करें। बातचीत करें कि आपके उत्तर दिशा की ओर क्या क्या है, जैसे ब्लैक बोर्ड, पंचायत घर आदि। इस तरह अन्य दिशाओं के लिए भी कार्य करें। आओ करें। नीचे दी गई कक्षा को देखें और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम शब्द का प्रयोग करते हुए प्रश्न के उत्तर दें। कंपास की सहायता लें। कंपास एक दिशा सूचक यंत्र है जिसमें 4 सुइयां होती हैं। लाल सुई नॉर्थ यानी उत्तर की दिशा को दर्शाती है, और बाकी 3 सुइयां दक्षिण पूरब पश्चिम को दर्शा रही हैं। क्या आप जानते हैं यह एक दिशा सूचक यंत्र है? कक्षा को ध्यान से देखें। यह उत्तर है नॉर्थ, यह पूर्व है ईस्ट, यह पश्चिम है वेस्ट, और यह दक्षिण है साउथ। क हनित सारा के पूर्व में बैठा है, तो यहाँ भरेंगे पूर्व। ख अलमारी अली के पश्चिम में है, तो यहाँ पे भरेंगे पश्चिम। ग ब्लैकबोर्ड तक पहुँचने के लिए मीरा को डैश दिशा और फिर डैश दिशा में चलना चाहिए। तो मीरा बैठी है यहाँ। ब्लैकबोर्ड तक चलने के लिए मीरा को पहले उत्तर दिशा फिर पूर्व दिशा, पहले उत्तर दिशा फिर पूर्व दिशा में चलना चाहिए। घ पक्षियों को खिड़की से दाना डालने के लिए नितिन पहले डैश दिशा और फिर डैश दिशा में जाएगा। तो नितिन यहाँ पे है और नितिन को पहले किस दिशा में जाना पड़ेगा पक्षियों को दाना डालने के लिए? तो पहले दक्षिण दिशा फिर पश्चिम की दिशा, दक्षिण और पश्चिम। कंपास और उसके उपयोग के विषय में चर्चा करें। साथ ही बच्चों को विभिन्न संदर्भ बिंदुओं से वस्तुओं की दिशाओं का पता लगाने हेतु कंपास का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह शिक्षक के लिए निर्देश है। आप और वीडियोज़ के लिए NCERT वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।